हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर आईटी एडुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 के असेसमेंट को। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 to 17 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके सारे वीडियो लेक्चर्स आप एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट से, यूट्यूब से या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू। सभी जगह से, किसी भी प्लेटफॉर्म से सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस करने के लिए आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। कितनी भी बार आप सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। सो 1 to 17 सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स टॉपिक वाइज, असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप, ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज वगैरह विथ वन शॉट, सारी चीज अवेलेबल है। ओके, अब आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 17 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, इस चैप्टर के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जो चैप्टर के बाद आपको दिया होता है। ये असेसमेंट वाला जो पार्ट होता है ना हर एक चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्ट से आपको ये पता चलता है कि हर चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज बनती है और कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट, तो असेसमेंट में आपको कुछ एक्सरसाइज मिलती है लाइक क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप, ट्रू फॉल्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीज हमें इस असेसमेंट से आइडिया लग जाता है। ओके, सो डोंट मिस दिस वीडियो। और चैप्टर यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आज इस असेसमेंट में जितने क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी के आंसर्स आप खुद इजीली कर सकते हो। फिर से बता रही हूँ, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इसमें टोटल 18 चैप्टर्स है, 18, और सभी चैप्टर्स थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। इन्हें समझना आपके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है। यदि ये समझ गए आप, इनकी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए, तो आप इनके आंसर्स जो होंगे ना एग्जाम में खुद से करके आ सकते हो। राइट, सो चलिए करते हैं श्री गणेश आज की इस वीडियो का। फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस चैप्टर से अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, है ना। मतलब क्वेश्चन आपको गिवन दिया रहेगा, उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस देंगे, उन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करके आना है। राइट, तो चैप्टर है हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, जिसमें हमने समझा था एनवायरनमेंट होता क्या है, एनवायरनमेंट के थ्रू आपको नेचुरल रिसोर्सेज कैसे मिलते हैं, क्या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं, क्या नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ओके, किस तरीके से एनवायरनमेंट आजकल हार्म होता चला जा रहा है, ठीक है, पोल्यूशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप की चीजें हमने यहाँ डिस्कस किया था। एंड हाउ टू कंजर्व, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी इस चैप्टर में डिटेल में। होप यू अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक जो मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड ऑल दी। जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो किसे इंक्लूड करते हैं? ऑप्शन ए नॉन लिविंग थिंग्स, ऑप्शन बी लिविंग थिंग्स, ऑप्शन सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, या डी नेचुरल रिसोर्स। सो यहाँ पे बायोटिक फैक्टर की बात की जा रही है। बायोटिक मतलब कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं। राइट, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? लिविंग थिंग्स। ओके, यदि यही क्वेश्चन आपसे ए बायोटिक के लिए पूछा जाता तो ए बायोटिक में क्या आ जाता? नॉन लिविंग थिंग्स आ जाते। सो बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर, ये दोनों लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होते हैं। ओके, ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। नाउ नेक्स्ट देखो आप क्या पूछा है। एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स आर, एबायोटिक फैक्टर्स के क्या एग्जाम्पल्स हैं? ऑल दी वाटर बॉडीज, ऑल दी लैंडफॉर्म्स, वाटर, सॉइल, एयर, लाइट, ऑल दी ह्यूमन मेड थिंग्स। तो देखो वाटर बॉडीज वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, लैंडफॉर्म्स, वाटर, सॉइल, एयर, लाइट और ऑल दी ह्यूमन मेड थिंग्स। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? वाटर, सॉइल, एयर, लाइट, ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। राइट, सो क्या हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर, एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स। अब ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर, हमने नेचुरल रिसोर्सेज के ही 2 फैक्टर्स पढ़े थे, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज में आपने देखा था लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर्स क्या हो गया? अब क्लियर हो गया दोनों पर्टिकुलर एमसीक्यूज से। राइट, नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिफर्स टू द, ह्यूमन एनवायरनमेंट किसको रिफर करता है? ऑप्शन ए नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ द ह्यूमंस, द सराउंडिंग्स मेड बाय द ह्यूमंस, all the social institutions and organizations, या both B and C। बहुत ध्यान से समझ लो, ह्यूमन एनवायरनमेंट किस चीज को रिफर करता है? ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या चीजें इंक्लूड होती है? नेचुरल सराउंडिंग जो ह्यूमन के आसपास होती है, या वो सराउंडिंग्स जो ह्यूमंस खुद क्रिएट करते हैं, या ऑल दी सोशल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, जो सारी चीज आती है वो। तो बी, सी या ओनली ए? अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, दैट इज बी एंड सी, कि सराउंडिंग्स मेड बाय द ह्यूमंस, जिसमें कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी चीजें आती हैं। ओके, नाउ
फोर्थ, एन इकोसिस्टम इज एनी कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट, वो इकोसिस्टम जो कि कम्युनिटी से मिलकर बना है और उस कम्युनिटी में लिविंग नॉन लिविंग दोनों थिंग्स आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, है ना, दैट टू वर्क टुगेदर, दैट इंटरैक्ट विथ ईच अदर, दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ऑल ऑफ दिस। सो इकोसिस्टम में जो कम्युनिटी होती है लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स की, वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका, दे वर्क टुगेदर। ओके, इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तभी तो वर्क कर पाते हैं, राइट। सो अब यदि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले सपोज एयर वाटर सनलाइट, और ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले लो आप, राइट। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है, बट हम एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। जब तक आपको एयर वाटर सनलाइट नहीं मिलेगी तो यू कांट सर्वाइव, राइट। तो दे डिपेंड ऑन ईच अदर, दे वर्क टुगेदर, राइट। नाउ नेक्स्ट, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज नीड टू बी कंजर्व्ड बिकॉज, सारे नेचुरल रिसोर्सेज ओके नीड टू बी कंजर्व्ड, कंजर्व होना चाहिए, बिकॉज क्यों, दे विल सून डिके, they will soon get exhausted, they are very costly, none of this. So क्या हो रहा है, they will soon get exhausted, right? जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो दिन पे दिन देख सकते हो आपकी कम होते चले जा रहे हैं, एग्जॉस्ट होते चले जा रहे हैं, राइट। इन्हें सस्टेन करना, इन्हें बचाना, इन्हें सेफ सिक्योर रखना, कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो क्या हो गया करेक्ट आंसर बी, राइट। समझ में आ गया अच्छे से, क्या किस तरीके के एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं इस चैप्टर पर बेस्ड, डन। तो एमसीक्यू क्लियर। अब बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स ध्यान से देख लो, फिल इन द ब्लैंक्स आपको टोटल 5 दिए हुए हैं और इनकी हिंट भी आपको दी हुई है, ठीक है, 6 हिंट दी हुई है। ओके, अब ये हिंट आपको मेन एग्जाम में नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना है, तो बुक में दी हुई है, राइट। तो बहुत ध्यान से आपको हिंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। हिंट पढ़ लेते हैं पहले, इकोसिस्टम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हेटेरोट्रॉप्स, एबायोटिक, बायोटिक, डन। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट फिलअप, एन डैश इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स विच आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, इनकी जो कम्युनिटी है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दे वर्क टुगेदर। तो ये कहाँ पर, किस जगह पर, उस सिस्टम को क्या कहते हैं बेसिकली, यहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा भाई, इकोसिस्टम। ओके, राइट। एन इकोसिस्टम is a community of living and non-living components which are interdependent on each other. Second देखो, in an ecosystem the dash components include all the living organisms of the ecosystem. अब ecosystem में सारे जो living organisms हैं उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है, कौन से कंपोनेंट में हम कहते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हेटेरोट्रॉप्स, एबायोटिक, बायोटिक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या होगा, बायोटिक, है ना। बायोटिक कंपोनेंट में ही हम क्या कह सकते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड होते हैं। बायोटिक फैक्टर पढ़ा ना अभी हमने फर्स्ट एमसीक्यू में। नाउ थर्ड, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट इंक्लूड ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर इंटरैक्शन विद द डैश कंपोनेंट्स। ह्यूमन मेड जो एनवायरनमेंट होता है, ह्यूमन मेड जो एनवायरनमेंट होता है, जो लिविंग नहीं होता है, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, आप टेबल, चेयर, आपके आसपास जो भी बिल्डिंग्स हैं कंस्ट्रक्टेड एंड एवरीथिंग, तो जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्लूड होती है एंड देयर इंटरैक्शन विथ विच कंपोनेंट्स, एबायोटिक, हेटेरोट्रॉप्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कंपोनेंट की बात हो रही है, और ह्यूमन मेड तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एबायोटिक। ओके, क्लियर हुआ। नाउ फोर्थ देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स डायरेक्टली, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑटोट्रॉप्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके हेटेरोट्रॉप्स। क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। पढ़ा था ना हमने, ये अच्छे से समझा भी था, ठीक है। तो ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, राइट। वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। फिफ्थ, एयर इज मेड अप ऑफ सेवरल गैसेस। अब एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, बट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस फॉर लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स के लिए जो 2 इंपॉर्टेंट गैसेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसकी वजह से आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हो। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, these are 2 most important gases for living beings. Okay, so ये चीज समझ में आ गया अच्छे से, बहुत इजी थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि बुक में आंसर्स नहीं दिए हैं। क्लियर, चलो ओके। सो फिलअप भी समझ में आ गए डियर स्टूडेंट्स, और एमसीक्यू भी क्लियर हो गए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस को, मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको करने हैं। अब ये क्वेश्चंस आपको कुछ डिफाइन द टर्म्स के अकॉर्डिंग दिखेंगे। सी पार्ट,
डी और ई पार्ट में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस के पूछने का तरीका समझिएगा। ये देखना कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के इनके 100% चांसेस हैं। व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट क्या होता है? क्लियर है हमें? एनवायरमेंट कंप्राइजेस आर surroundings, the air we breathe, the water that covers the earth's surface, the plants and animals around us and much more। जो आपके आसपास है, जो आपके सराउंडिंग्स में आप देखते हैं, उनसे मिलकर एनवायरमेंट बन जाता है। एनवायरमेंट दो होते हैं, ह्यूमन मेड, मैन मेड, सब डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, राइट? सो डेफिनेशन क्लियर? डिफाइन द टर्म इकोसिस्टम। एनवायरमेंट, इकोसिस्टम अलग अलग चीजें होती हैं, होता है एनवायरमेंट के अंदर ही, बट इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम वो कम्युनिटी होती है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बनती है। सो एन इकोसिस्टम इज एन कम्युनिटी ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दैट फंक्शन टुगेदर, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, दे वर्क टुगेदर। ओके, जैसे कि हमने बताया वाटर, वाटर क्या है? एक हैबिटेट है, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया हुआ है फिश के लिए, वाटर बॉडीज के लिए, जो वहीं रहना पसंद करते हैं, वो उनके लिए एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है, राइट? सो समझ में आ गया इकोसिस्टम क्या हुआ? डन। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज? अच्छा क्वेश्चन है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों जरूरी है? पहले तो ये समझ लो कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज एयर, वाटर, सनलाइट, है ना, ये जो आपको नेचुरल चीजें मिल रही है प्रकृति से, जिन पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है, दिस आर द बेसिक नीड्स फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग और ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, उनके लिए नेचुरल रिसोर्सेज बेसिक नीड्स हैं। ये नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इन्हें बचाना अब क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना? सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज एज वी कंटिन्यू टू ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज, as we continue to overuse the natural resources, वाटर का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, एक यूज कर रहे हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसको वेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है? किसी ने घर में टैप ओपन कर दिया, पानी बह रहा है, बहता ही चला जा रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये चीजें ओवर यूज हो रही हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज का जब ओवर यूज हो रहा है, अ सीरियस नेचुरल इम्बैलेंस विल बी कॉज्ड इन द एनवायरमेंट। और ये नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमंस जो यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, वो मतलब एक तरीके से बैलेंस नहीं बन रहा है ना नेचुरल रिसोर्सेज में, ना ह्यूमन एक्टिविटीज में, इनमें बैलेंस होना चाहिए। एंड मैनी नेचुरल रिसोर्सेज में सून गेट एग्जॉस्टेड। सो इसकी वजह से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो एक टाइम आएगा जब एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, राइट? सो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। ओके, क्लियर हो गए? इन्हें आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो आंसर को। नाउ व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर डिप्लीशन का मोस्ट डेंजरस इफेक्ट क्या है, ये आपको बताना है। सो द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एक्सपोजेस लिविंग थिंग्स टू यूवीबी एंड यूवीसी रेज। ये हमें अच्छे से पता है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन से एक हार्मफुल गैस, हार्मफुल रेडिएशंस निकल रही है, जो कि ह्यूमन हेल्थ को और अदर जो लिविंग थिंग्स हैं उनको अफेक्ट कर रही है, पूरे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही है ना? और उसका नाम है अल्ट्रावायलेंट रेज। और इसके तीन फॉर्म हमने देखे थे, यूवीबी एंड यूवीसी रेज। सो द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दिस रेज कैन अफेक्ट इकोसिस्टम एंड ह्यूमंस, राइट? and can cause the extinction of certain species। so पूरी वाइल्ड लाइफ खतरे में है ओजोन लेयर डिप्लीशन से, जो अल्ट्रावायलेंट रेज आ रही है ना उससे। नाउ व्हाट डज द टर्म कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंप्लाई? अब कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, इससे क्या समझते हो, इसका क्या मतलब है? सो कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि एनवायरनमेंट से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं आपको, उनको प्रॉपर यूज करो, लिमिटेड अमाउंट में यूज करो, वेस्ट मत करो, और साथ ही यहाँ पर अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, एनवायरनमेंट को, आसपास के एरिया को मैनेज करो। सो कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंप्लाइज द प्रॉपर यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज और उसका मैनेजमेंट कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट कहलाता है। सो सी पार्ट खत्म, जिसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने देखा। अब डी पार्ट देखो, आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस। ये वेरी शॉर्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है? जो 1-1 मार्क के क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, 1-1, 2-2 मार्क के, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा आपसे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब आप बोलोगे 1-2 सेंटेंस का क्वेश्चन है, लेकिन आपने तो इतना सारा लिखा हुआ है, तो आपको ये पूरा पॉइंट लिखकर नहीं आना है। मैंने तो आपके समझाने के लिए लिखा है, ताकि आपको जब मैं इतने पॉइंट्स बताऊंगी तो कुछ एक आधी तो याद रहेगा, वो आप लिखकर आ सकते हो, राइट? भाई नेचुरल रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉइटेशन का क्या मतलब है? नेचुरल रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉइटेशन का, सो ओवर एक्सप्लॉइटेशन रिफर्स टू द ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू सच एन एक्सटेंट दैट इज ऑलमोस्ट रीचेस अ स्टेज ऑफ एग्जॉस्शन। मेन लाइन तो यही है, ठीक है? क्या ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, एयर, वाटर, सनलाइट वगैरह, उसका हम ओवर यूज कर रहे हैं। इस
एक्सटेंट तक करते चले जा रहे हैं और ये इतना बढ़ चुका है कि ऑलमोस्ट एक ऐसा टाइम आएगा जब ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इसी को ओवर एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। नाउ वी कैन सी दिस फिनोमिना इन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट। आप देख रहे हो आजकल नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट कट हो रहे हैं। क्लियर। मेडिसिनल प्लांट्स, ग्रेजिंग पॉस्चर्स, वाइल्ड लाइफ, फिश स्टॉक्स, फॉसिल फ्यूल्स, वाटर एक्विफायर्स, large scale mining of minerals, oil drilling, unplanned urbanization is leading the loss of forest lands, contributing the destruction of ecosystem. So ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं, ये सब ओवर एक्सप्लॉइटेशन के एग्जांपल्स में आप डाल सकते हो। बाकी यदि इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो आप सिर्फ ये 2 लाइन भी लिख कर आओगे ना, या इसके साथ में आप ये 1 पॉइंट भी लिख कर आ जाओगे, दैट्स सफिशिएंट। लेकिन यदि यही सेम क्वेश्चन, इसके चांसेस है 2 मार्क्स में भी पूछे जाने के, इसके चांसेस है 4 मार्क्स में भी पूछे जाने के, राइट। तो अब क्या लिखोगे, तब आपको ये पूरा आंसर लिखकर आना है। समझ में आ गया। नाउ व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड? अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। हर साल की 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। आपके स्कूल में भी अर्थ डे पे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होती है ना, ड्राइंग एंड आर्ट क्राफ्ट वगैरह, कि आपको अर्थ को कैसे सेव रखना है, सेव अर्थ, सेव वाटर, सेव ट्रीज करके आप लोग बनाते हो, राइट। नाउ व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? सो ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है इन्वायरमेंट को हार्म करने का। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी हार्मफुल गैसेस हैं जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, ह्यूमन को अफेक्ट करती है। पूरे नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, ह्यूमन, वाइल्ड लाइफ, सारी चीजें कहीं ना कहीं इस ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अफेक्ट हो रही है। सो गैसेस दैट ट्रैप द हीट इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। कौन सी गैसेस? जो कि एटमॉस्फेयर में हीट, एटमॉस्फेयर को हीट दे रही हैं, एक्चुअली हीट प्रोवाइड कर रही हैं सनलाइट के फॉर्मेट में, राइट। द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस दैट ह्यूमंस emit डायरेक्टली इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज in the earth's atmosphere are carbon dioxide, methane, nitrogen dioxide and CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें ग्रीन हाउस गैसेस में जो गैसेस सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रही है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें कार्बन का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है। दिस गैसेस कॉज ग्लोबल वार्मिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग वाला जो बड़ा एजेंडा है, बेसिकली आप समझ सकते हो सबसे बड़ा जो खतरा है वो ग्लोबल वार्मिंग का ग्रीन हाउस गैसेस के ही है, ओके, जिनमें ये सारी गैसेस जिनके नाम मैंने आपको बताए। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 3 Rs? 3 Rs का क्या मतलब होता है, ये भी हमने अच्छे से समझा इस चैप्टर में। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है। क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, याद रख लेना 3 Rs का मतलब। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन से आप क्या समझते हो? कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट मीन्स दी प्रॉपर यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वही जो अभी हमने देखा 2 मार्क्स में, अभी मतलब प्रीवियस सी वाले सेक्शन में भी हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया था, बट यही सेम क्वेश्चन अब आपसे ज्यादा मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। तो आपको यही लिखना है क्या? इट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड, अर्थ डिपॉजिट, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट में होती है, एयर, वाटर, सनलाइट, वेजिटेशन, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, अर्थ डिपॉजिट्स। तो इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, इन सभी चीज़ों को जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्मेट में, इन्हें बचा के रखना। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट इशू टुडे। एक सिग्निफिकेंट, एक इसेंशियल इशू है एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन का, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना एक बहुत इसेंशियल इशू बना हुआ है। और आज की कंडीशन यदि देखी जाए एट प्रेजेंट, तो हम इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं, हम कुछ लेवल तक तो सतर्क हो चुके हैं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ रख सकें, अपने आसपास क्लीन रख सके सारी चीज़ों को, ठीक है। अब ई पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट। ई पार्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनका आंसर आपको करना है। अब ये समथिंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इन द एनवायरनमेंट। डन। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं एनवायरनमेंट में, बेसिकली इसको बताना है आपको। गिव सुटेबल एग्जाम्पल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द 2 फैक्टर्स। मतलब कुल मिला के बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स क्या होता है, इनके एग्जाम्पल और इनमें डिफरेंस आपको बताना है। सो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो गए? दीज कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट MCQ में डिस्कस किया, विद इन एन इकोसिस्टम। एग्जाम्पल सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड, इंसेक्ट, फंगाई और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सभी एग्जाम्पल में हो गए। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स पे आ जाए तो दीज कंपोनेंट कंप्राइज ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो एबायोटिक में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट, मिनरल्स, ये सब क्या हो गए? एबायोटिक हो गए। सो ये आप कॉलम वाइज डिफरेंस भी लिख कर आ सकते हो, एग्जाम्पल इस तरीके से भी लिख कर आ सकते हो ना, अलग से एग्जाम्पल भी बताकर
शो कर सकते हो। लिखने का तरीका आपका होना चाहिए, लिखना क्या है बेसिकली वो आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। नाउ सेकंड, ईच इकोसिस्टम इज यूनिक बट ऑल इकोसिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स। ईच इकोसिस्टम इज यूनिक, हर इकोसिस्टम यूनिक होता है, बट ऑल इकोसिस्टम कंसिस्ट 3 प्राइमरी कंपोनेंट। हर इकोसिस्टम में 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स तो होते ही हैं भाई, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स तो होते ही हैं जो आपस में मिलकर फंक्शन करते हैं, वर्क टुगेदर, राइट। तो कौन कौन से होते हैं आपको कमेंट करके यहाँ पे बताना है, मतलब आपको उनके बारे में लिखना है कुल मिला के। सो ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड नॉन लिविंग मैटर, ये 3 चीजें होती हैं जो कि हर टाइप के इकोसिस्टम में होती हैं, राइट। इकोसिस्टम यूनिक हो सकता है लेकिन उन सभी इकोसिस्टम में जो 3 चीजें कॉमन होती है, जो 3 चीजें प्राइमरी होती है, वो होती है ऑटोट्रॉप्स मतलब लिविंग थिंग्स, हेटेरोट्रॉप्स मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स भी आपकी आ सकती हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स क्या हो गए, ये एनर्जी प्रोड्यूसर्स होते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। लिविंग नॉन लिविंग से नहीं भी समझोगे तो ऐसे समझो क्योंकि यही सही तरीका है, दे आर प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी, है ना। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्लांट्स मेक द मेजॉरिटी ऑफ ऑटोट्रॉप्स इन एन इकोसिस्टम एज दे कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम द सन और अदर सोर्सेज इनटू द फूड, है ना। सो ये क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए। अब यदि हेटेरोट्रॉप्स की बात करें तो ये कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स कैसे हुए, जो प्लांट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी को हम क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। यदि ह्यूमंस की बात करें तो वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो प्लांट्स से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं, राइट। सो दे आर कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी, दीज आर ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन दी ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड। तो अपने फूड के लिए वो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज consumers. So autotrophs are producers and heterotrophs are consumers, right? Third, non-living matters. It is soil sediments, leaf litter and other organic matter found on the ground or at the bottom of an aquatic system. Aquatic system के bottom में जाओ या फिर आप अर्थ के लैंड पे देखो तो आप बॉटम में जो पाते हो वो सॉइल सेडिमेंट्स, लीफ लिटर, यही सारी चीज होती है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जिसको आप बॉटम पे या ग्राउंड पे फॉर्म कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो इकोसिस्टम बनाती कौन सी चीजें, 3 चीजें, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स और नॉन लिविंग मैटर। ये तीनों चीजें आप प्राइमरी कंपोनेंट है इकोसिस्टम को फॉर्म करने के लिए, राइट। थर्ड, कैन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट गो हैंड इन हैंड। क्या डेवलपमेंट और कंजर्वेशन एनवायरनमेंट का, ये दोनों हाथों हाथ के साथ साथ चल सकता है। एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो भाई देखो सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि इंडिया की यदि हम बात कर लें तो एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप नहीं हुई है ना। बाकी और कंट्रीज की बात करें तो वो डेवलप्ड है। तो डेवलपिंग कंट्री और यदि हम बात करें, इन्वायरमेंट तो सब जगह सेम है, राइट। तो इन्वायरमेंट को कंजर्व करना डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री दोनों का काम होता है, तो दोनों चीजें साथ में चल सकती है ना। सो यस, conservation and development can go hand in hand. In fact, that is what happens is sustainable use of resources. This means to use resources but keeping in mind of future generations. Development of resources when done by thinking of future generations will give the best results. जहां पर आपकी कंट्री डेवलप हो रही है, राइट, डेवलपिंग एरियाज है, यदि वहां पर आप इन्वायरमेंट से मिलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंजर्व करने की सोचते हो, उन्हें बचाकर रखने की सोचते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बेनिफिट होगा कि आप उन नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेन कर रहे हो, राइट। तो दोनों चीजें हैंड इन हैंड चल सकती हैं, राइट। नाउ what are some of the factors that cause imbalance in an ecosystem? क्या पूछा है, what are some of the factors, कौन ऐसे कुछ फैक्टर्स आपको बताना है जो कि इकोसिस्टम में इम्बैलेंस के कारण हैं क्या। So some of the factors that cause imbalance in an ecosystem are first, over exploitation of natural resources, सबसे पहला कारण, habitat destruction, right। जैसे अभी हमने देखा कि फिश का स्टॉक कम होता जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं फिश के लिए वाटर जो होता है, रिवर या पॉन्ड या लैक जो होता है वो उसका हैबिटेट होता है, तो वहां से उन्हें निकाला जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं एक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स रहते हैं, फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, ट्रीज कट हो रहे हैं, तो उनका हैबिटेट उनसे डिस्ट्रक्ट हो रहा है, उनसे छीना जा रहा है, राइट। एनवायरमेंट पॉल्यूशन, तो यहाँ पे एयर, वाटर, लैंड, नॉइस, हर तरीके का पॉल्यूशन इंक्लूड हो जाएगा। ग्रीन हाउस इमिशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, CFCs, ये सारी हार्मफुल गैसेज हैं जो कि एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा हीट कर रही है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। न्यूक्लियर वेपन्स, इससे भी बहुत जहरीली और पॉइजनस गैसेज होती हैं जिसका बहुत लॉन्ग टाइम तक अफेक्ट होता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट, biotechnical misuse. Okay, these all are the factors that cause imbalance in an ecosystem, right? Now protection of the environment has become an important issue today.
एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। सपोज यू स्टार्ट अ न्यू वेंचर एज एन एंटरप्रेन्योर, हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको सब अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो आराम से, यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना आज का बहुत मेन मुद्दा बना हुआ है, राइट। हम देख रहे हैं गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे योजनाएं, ऐसे पॉलिसीज, ऐसे प्रोग्राम्स निकाल रही है जिससे कि लोग अपने इन्वायरमेंट को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रह सके, है ना। आपने देखा स्वच्छता अभियान चल रहा है, मोदी जी ने बहुत सारी ऐसे पॉलिसीज प्रोग्राम्स निकाले, ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं गवर्नमेंट जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट को लेकर सतर्क रह सकें। सो ये एक मेन मुद्दा बना हुआ है। अब इसके लिए सपोज कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो और एक नया वेंचर शुरू करते हो, ठीक है। सो हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा। सो इस आंसर को अपने ओन वर्ड्स में आप हर तरीके से लिख सकते हो, है ना। अभी जरूरी नहीं है जैसा मैंने यहाँ लिखा है तो वैसा का वैसे ही आंसर आप लिख कर आओ, है ना। सब बच्चा अपना ओन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा, अपने ओन तरीके से सोच के इसको लिख सकते हो। सो बिलो आर सम स्टेप्स वी कैन यूज टू कंट्रीब्यूट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट व्हेन स्टार्टिंग न्यू वेंचर, using recycled stocks, grocery type plastic bags that are thrown out end up in landfills or other areas of the country, print out as little as possible, रिसाइकलिंग, है ना। तो रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, इसका यूज कर सकते हो आप, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसका यूज किया जा रहा है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। कम से कम पेपर का यूज कर सकते हो आप, क्योंकि पेपर से कहीं ना कहीं डिपेंड करता है ट्रीज की कटिंग, राइट। सो डोंट थ्रो अवे योर नोट्स, अपने जो नोट्स हैं या जो भी वेस्ट है, जो गार्बेज है, उसको इधर उधर नहीं फेंकना है। पावर सेव करना है, वाटर सेव करना है, राइट। सो और भी बहुत ज़्यादा सारे ऑप्शन है जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। कैसे लिखना है, आंसर लिखने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया है। नाउ एफ पार्ट, ई पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब एफ पार्ट में कुछ आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ओके। मतलब एक कंडीशन दी रहेगी, उसको पढ़ना है, समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेनू लिव्स इन सोसाइटी वेयर द रेसिडेंट्स आर फेसिंग एन एक्यूट वाटर क्राइसिस, ओके। रेनू एक सोसाइटी में रहती है जहाँ पे जो रेसिडेंट्स हैं वो वाटर क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। सजेस्ट सम वेज टू रेसिडेंट्स टू कंजर्व वाटर, तो अब वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सके आपको वो तरीके बताने हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में यदि देखा जाए तो इनडायरेक्टली आपसे वाटर को कैसे कंजर्व करना उसके तरीके पूछे हैं, ओके। सो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हो, पॉइंट वाइज इस आंसर को लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द रेसिडेंट कैन टेक स्मॉल बट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू कंजर्व वाटर, फॉर एग्जांपल यूज वाटर जुडिशली फॉर डेली कोर्स लाइक बाथिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। जो डेली कोर वर्क होते हैं आपके घर के काम में जो पानी का यूज होता है उसमें आप जितना हो सके उतना पानी यूज करें। प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग एट होम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो रेन वाटर होता है उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसको आप स्टोर करके रख सकते हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक के थ्रू। ऑलवेज टर्न टैप्स ऑफ टाइटली सो दैट डू नॉट ड्रिप एंड प्रॉम्प्टली रिपेयर एनी लीक्स। यदि कोई लीक्स होते हैं आपके टैप में, टैप को प्रॉपर तरीके से बंद करो ताकि यदि पानी गिर भी रहा है तो वो वेस्ट ना हो, है ना। नेवर रन वाटर कॉन्टिन्यूसली वाइल वॉशिंग डिशेस और ब्रशिंग योर टिथ को ब्रश करना है, वॉशिंग, आप यदि कुछ वॉश कर रहे हो एट दैट टाइम, बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो टैप को कंटिन्यूसली ऑन रखते हैं तो अननेसेसरी पानी वेस्ट होता है। तो ऐसी कुछ हैबिट हमें नहीं रखना है, राइट। पानी को जितना हो सके हमें बचाना है। तो इस तरीके से आप कुछ पॉइंट्स को लिख सकते हो, और भी पॉइंट्स आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। नाउ सेकेंड, स्वाति यूजेज वुड and cow dung cakes as fuel in her kitchen. She is not aware that these fuels pollute the environment. Suggest some alternative eco-friendly fuels to her to avoid air pollution. मीन्स यहाँ पर स्वाति क्या कर रही है, वुड और काउडंग कैक का यूज करती है किसके लिए, किचन में फ्यूल्स के लिए, फाइन। सो शी इज नॉट अवेयर दैट शी द फ्यूल्स पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। अब इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। बट सजेस्ट सम ऑल्टरनेटिव इको फ्रेंडली फ्यूल्स टू हर अवॉइड द एयर पॉल्यूशन। तो इस फ्यूल से एयर पॉल्यूट हो रही है कहीं ना कहीं, और इस पॉल्यूशन से बचाने के लिए आप इसको कुछ ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर बायोगैस हमने पढ़ा था, शी कैन यूज बायोगैस मेड फ्रॉम काउ डंग इटसेल्फ, इट्स इको फ्रेंडली, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है, राइट। सो आप यहाँ पर इस तरीके से नए नए ऑप्शंस को भी सजेस्ट कर सकते हो। अब बायोगैस प्लांट के बारे में आपने साइंस में डिटेल में पढ़ा है, राइट। सो समझ में आ गया कैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा पूरा असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स।
और होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यू फिलअप जो ट्रू फॉल्स हमने वगैरह देखे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस वो आपको अच्छे से समझ में आए, किसी में कोई डाउट नहीं, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा चैप्टर 17 पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का एक वीडियो में पूरा रिविजन करने वाले हैं। सो यदि इस चैप्टर में कोई भी डाउट रह गया है किसी वीडियो में तो आप नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर सकते हो, राइट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE, NTSC ओलंपियाड, CVT, यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाता है 100% फ्री विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी को भी। क्या करना है इसके लिए, आपको लिंक दिखेगी डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कर देना। अपनी नीड के अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट की बुक चाहिए आपको या कोई स्पेशल बुकलेट चाहिए लाइक सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे बुकलेट, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। फिल कर देना फॉर्म, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।